देखिए, हमारा मकसद किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हर राजनीतिक नेता से गलतियां होती हैं और हमें उन फैसलों को निष्पक्ष होकर देखना चाहिए जिन्होंने देश को लंबे समय तक प्रभावित किया है। ये जो पूरी बातचीत है, ये डेटा, घटनाओं और जो भी जानकारी पब्लिक में मौजूद है, उसी पर आधारित है। बस ये समझने की कोशिश है कि क्या कोई और रास्ता था जिससे शायद जनता की परेशानियां कुछ कम हो सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं नोटबंदी से। याद होगा 2016 में जब इसका ऐलान हुआ तो कहा गया कि ये काले धन और टेरर फंडिंग पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन फिर आरबीआई का ऑफिशियल डेटा आया और उसने बताया कि 99.3% करेंसी यानी कि लगभग सारा का सारा पैसा बैंकों में वापस आ गया। अब ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला था। इसका सीधा मतलब ये था कि नोटबंदी का जो सबसे बड़ा मकसद था यानी काले धन को खत्म करना, वो तो पूरा नहीं हुआ। और जानते हैं, इस इतनी बड़ी पॉलिसी को प्लान करने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त लिया गया था, जबकि दुनिया भर में जब इस तरह के बड़े आर्थिक बदलाव होते हैं तो उसमें कम से कम 18 से 24 महीने की तैयारी लगती है। और इसका जो असर आम लोगों पे पड़ा वो बहुत दुखद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज्यादा लोगों की मौत एटीएम की लाइनों में ही हो गई। और आर्थिक तौर पे देखें तो छोटे कारोबार, एमएसएमई सेक्टर, इनकी तो जैसे कमर ही टूट गई। देश भर में लाखों लोगों का रोजगार रातों रात छिन गया। अब बात करते हैं 2021 की, जब देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा था। वो मंजर याद है? अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, बुनियादी मेडिकल चीजों की कमी से लोगों की जानें जा रही थीं और सिस्टम इस कदर चरमरा गया था कि नदियों में शव तैरते दिखने की खबरें भी आई। और ठीक उसी समय भारत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 6.6 करोड़ वैक्सीन डोज दूसरे देशों को भेज रहा था, जबकि कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने फरवरी 2021 में ही दूसरी लहर की चेतावनी दे दी थी। इसके बावजूद बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां और धार्मिक आयोजन होते रहे। जाहिर है, इन फैसलों ने मेडिकल इमरजेंसी के बीच आम लोगों का खतरा और भी बढ़ा दिया। अब आते हैं नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर। 2019 में जब ये कानून आया तो कहा गया कि इसका मकसद पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना है। लेकिन जब इसे एनआरसी से जोड़कर देखा गया तो लोगों में एक डर फैल गया, अपनी नागरिकता खोने का डर। इसी वजह से देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और दिल्ली में तो दुखद सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, जिसमें 50 से ज्यादा जानें गईं। आलोचकों ने यह भी सवाल उठाया कि इस कानून में श्रीलंकाई तमिल और रोहिंग्या जैसे समूहों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जिससे समाज में ध्रुवीकरण और भी बढ़ गया। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर क्या हुआ? 2014 में वादा था कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा, लेकिन 2016 के बाद बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और 2020 के लॉकडाउन में तो ये आंकड़ा 24% तक चला गया। इसी बीच 2020 में सरकार बिना किसी खास बातचीत के 3 कृषि कानून ले आई। नतीजा, 1 साल से भी लंबा किसान आंदोलन। आखिर में कानून तो वापस हो गए, लेकिन तब तक 700 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी थी। ये दिखाता है कि बातचीत की कितनी बड़ी कमी। अब आते हैं हमारे लोकतंत्र के एक और अहम स्तंभ, मीडिया पर। 2022 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 150 थी। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर लगातार दबाव बढ़ने की खबरें आती रहीं। साथ ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सेंट्रल एजेंसियों पर भी राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगे। ये चार्ट देखिए, 2019 से 2023 के बीच ईडी के करीब 95% केस विपक्षी नेताओं पर थे। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस तरह के पैटर्न से जाहिर है इन संस्थाओं की आज़ादी को लेकर चिंताएं बढ़ीं। और ये हम सब जानते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आज़ाद मीडिया और निष्पक्ष संस्थाएं कितनी जरूरी हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण और विदेश संबंधों की। एक तरफ तो भारत दुनिया के मंच पर क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर पर्यावरण से जुड़े नियमों को ही कमजोर कर दिया गया। जैसे 2020 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट आया, उसमें पब्लिक से राय लेने का समय ही घटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2017 से 2022 के बीच हिमालय जैसे सेंसिटिव इलाकों में 100 से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। अकेले 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ही 25,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। मतलब तेजी से विकास के लिए पर्यावरण की कीमत चुकाई गई। विदेश नीति में चीन एक बड़ा मुद्दा रहा। 2020 के बाद बॉर्डर पर तनाव बहुत बढ़ गया और गलवान में हमने अपने 20 बहादुर सैनिकों को खो दिया। सरकार का रिएक्शन इस पर काफी संयमित रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तनाव के बावजूद चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ता ही गया। 2023 में तो चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $100 अरब के पार चला गया। ये रिश्ता कितना उलझा हुआ है, ये इसी से पता चलता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने सर्विस डिलीवरी को वाकई में बेहतर बनाया है। लेकिन एक लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि जो फैसले नुकसानदायक साबित हुए उन पर सवाल उठाए जाए। एक नागरिक के तौर पर हमारा काम है कि हम नीतियों को नारों से नहीं बल्कि उनके नतीजों से परखें। आखिर में सरकार चाहे किसी की भी हो, प्राथमिकता हमेशा जनता का कल्याण ही होनी चाहिए। ये पूरी बातचीत बस एक कोशिश है ताकि इन मुद्दों पर और सोचा जा सके। इन घटनाओं पर अपने अपने स्तर पर जरूर विचार करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की बातचीत से कुछ नया सोचने को मिलता है तो क्या इसे दूसरों के साथ बांटने से हमारी लोकतांत्रिक समझ और मजबूत नहीं होगी? क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव ही एक जागरूक और सोचित बहस होती है।